पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरस एक पार्ट है हमारा ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक से आगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक का यहाँ पर जो वाला एक मस्कुलर पार्ट है वो कहलाता है हमारा डायफ्राम। क्या कहलाता है? डायफ्राम, ठीक है। और यहाँ से बॉडी से आगे ये बॉडी है उसकी, ठीक है। ये हमारा फंडस होता है। क्या होता है? फंडस बॉडी। और यहाँ होता है ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? ये हमारे लोकेशन है, मतलब ये पाइलोरस कहलाता है, ठीक है। एनाटॉमिकली हम जाए अगर तो स्टमक को हम तीन पार्ट्स में करते हैं, पढ़ाई करते हैं देखने के लिए। तीन पार्ट में बांटते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस में। तो पाइलोरस जो पार्ट है वो पार्ट है स्टमक का लास्ट पार्ट और इंटेस्टाइन पर जुड़ने वाला पहला पार्ट है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ेगा। तो इस यहाँ पर जो पार्ट है इस ओपनिंग को और यहाँ से यहाँ तक नैरोइंग जो हो रही है, ठीक है, ये नॉर्मल नैरोइंग है। नॉर्मल नैरोइंग इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर TURE, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं इसको, जहां से मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल, जो हम खाना खाते हैं, फूड को, फूड का मतलब वो वहां पर क्या कहते हैं, उसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। यहाँ पर जो खाना हम खा चुके होते हैं उसको बोलते हैं CHYME, काइम। काइम क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा और डाइजेस्टिव ये जूसेस, ठीक है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा और HCl भी होगा। बोलो, अरे HCl भी तो होगा इसमें। तो सलाइवा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसे मिलकर जो हाफ डाइजेस्टेड लिक्विड जैसा हो गया है या पल्पी मटेरियल हो गया है, पल्पी PULPY, पल्पी लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड जैसा हो गया है, इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? ये काइम। ये हम खाना खा रहे हैं, मुंह में जाके चबा लिया, चबाने के बाद में जब इसोफेगस से मूवमेंट होकर स्टमक तक गया है उस टाइम उसको हम काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो वो काइम को पास होना होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द पाइलोरस रीजन। इस रीजन से पास होना होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस पाइलोरस रीजन में स्टेनोसिस है, क्या है? नैरोइंग। क्या है? पाइलोरस रीजन में क्या है? नैरोइंग। तो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि नैरोइंग ऑफ पाइलोरस, अरे नैरोइंग ऑफ पाथवे या नैरोइंग ऑफ पासवे ऑफ पाइलोरस, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम पाइलोरिक स्टेनोसिस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इसमें कहां पर स्टेनोसिस होता है, कहां पर क्या हो रहा है? हार्डनिंग हो रही है, ठीक है। तो वो हार्डनिंग कहां हो रही है? पूरे GI ट्रैक्ट में। GI ट्रैक्ट में मतलब इसोफेगस और स्टमक में लेयर्स होती है, मस्कुलर लेयर्स होती है। लेयर्स कौन कौन सी होती है बताओ? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सिरोसा लेयर। हाँ या ना? इनर टू आउटर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनर मोस्ट और ये आउटर लेयर। GI ट्रैक्ट में जो मस्कुलर लेयर है, हिस्टोलॉजी हम देखेंगे, हिस्टोलॉजी मतलब लेयर्स देखेंगे। तो ये जो ट्रैक्ट है, सोचो
यहां पर ऐसा है, तो ये जो ल्यूमर है, ल्यूमर मतलब रास्ता, अरे पैसेज वे, उसका इनर लेयर है ये क्या है, म्यूकोसा। कौन सी है ये, कौन सी है फिर बाद में, सब म्यूकोसा, बोलो, सब म्यूकोसा लेयर। और ये मस्कुलर, और ये कौन सी होगी, सिरोसा। वेरी गुड। ये चार लेयर्स हो गए ऐसे। उस लेयर में हम बात करें केवल मस्कुलर की, किसकी बात करें, मस्कुलर लेयर। कौन सी लेयर की बात करें, तो मस्कुलर लेयर को अगर जूम आउट करते हैं और जूम करेंगे हम इसको और बड़ा करेंगे, तो इसकी भी तीन लेयर्स है। मसल्स का अरेंजमेंट, मसल्स की लेयर्स नहीं है, मसल्स का अरेंजमेंट है डिफरेंट लेयर्स के रूप में। तो आपने गैस सिलेंडर वाली पाइप देखी होगी, वो ट्रांसपेरेंट वाली, जिसमें से आर पार दिखता है और वो धागे धागे से होते हैं डिजाइनदार। तो कभी कभी धागे ऐसा होता है, कभी कभी धागे ऐसे भी होते हैं उसमें, आए ना। और अगर उसमें धागे ऐसा होते, पानी की पाइप ऐसे होते, तो देखा है, ऐसी पाइप आपने कहा देखी है, पानी की पाइप। ऐसी पाइप कहाँ देखी आपने, गैस सिलेंडर वाली पाइप। और ऐसी पाइप आप कहाँ देखोगे, नॉर्मल ड्रेनेज पाइप जिसमें लाइन सीधी सीधी है। ठीक है, अब इन तीनों पाइप को मिलाकर अगर एक ही स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इतना स्ट्रोंग हो जाएगी पाइप, पे फटेगी नहीं। हाँ है ना। तीनों पाइप की स्ट्रक्चर एक में डाल दूं, मैं कहूं कि इसकी तीन लेयर्स है, मैं कहूं इसकी तीन लेयर्स है। कौन कौन सी, कौन कौन सी लेयर है, ये तीन। इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, अरे बोलो, ओब्लिक, ओब्लिक और सर्कुलर। हाँ ना, समझ में आ रही है बात। आप लिखने पे ध्यान मत दो फिलहाल। ठीक है, तो सर्कुलर होगी बीच में, ओब्लिक होगी सबसे अंदर। ठीक है, ओब्लिक होगी सबसे अंदर, सर्कुलर बीच में बनाएंगे। अब मिटा देता हूं, बाद में लिख देंगे। तो कौन कौन सी होगी, ओब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल या स्ट्रेट। ठीक है, तो ओब्लिक कौन सी लेयर हुई आपकी, इनर लेयर, इनर लेयर। ये मिडल, और ये मसल लेयर भी तीन पार्ट्स में है, मस्कुलर लेयर भी। और अब मैं कहूं कि केवल और केवल किसमें, सर्कुलर में क्या हो गया, एट्रोफी हो गई। क्या हो गई, एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब शॉर्टनिंग। और अगर हाइपरट्रोफी होगी तब एनलार्जमेंट। अब ये एट्रोफी का मतलब छोड़ा होना, हाइपरट्रोफी मतलब, तो इसका नाम है पाइलोरिक हाइपरट्रोफी। पाइलोरिक हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है यहां से मसल्स बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसको स्पेस नहीं मिल रहा बाहर की तरफ जाने के लिए। ध्यान देना, मैं कहना चाह रहा हूं इस मसल्स को अगर मैं दोबारा डायग्राम बना दूं, इसको बिठा दो नीचे वाले को, देखो इधर, मसल, ये एक ल्यूमन है अंदर वाला, मसल लेयर है ये वाली। ठीक है, मसल लेयर के अंदर था सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, और बाहर है सिरोसा। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सिरोसा। ठीक है, और ये लेयर है कौन सी, मसल। एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, इसमें इनर वर्ड, इनर साइड में कौन सी है, ओब्लिक, ओब्लिक, बीच में CIRCULAR सर्कुलर, और नीचे लॉन्गिट्यूडनल। हाँ है ना। ठीक है, ओब्लिक कुछ ऐसी होगी, हाँ है ना। ध्यान दे रहे हो, सब देख रहे हो इधर।
लेकिन यहाँ पे ध्यान मत दो, लिखा देंगे सब कुछ। हाँ, सर्कुलर कुछ ऐसी होगी और लॉन्गिट्यूडनल कुछ ऐसी होगी। समझ में आ रही है बात? अब मैं कह रहा हूं हाइपरट्रोफी होगी सर्कुलर मसल्स की, किसी इन्फेक्शन से हो गई, किसी और कारण से हो गई। अगर या कोई अर्ली इन्फेंट है, 7 दिन का 14 दिन का है, तो 7 to 14 डेज की एज में उसको हमने कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स दी है जो हाइपरट्रोफी हो गई, किसकी? मसल्स की, सर्कुलर मसल्स की। तो सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रोफी हो गई, तो अब सोचो ये बाहर की तरफ मुड़ जाएगा क्या? इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं, तो धक्का किधर मारेगा? बाहर फट जाएगा या अंदर धक्का मारेगा? बाहर मस्कुलर लेयर है, सिरोसा लेयर है, मजबूत लेयर है। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बाहर नहीं जाएगा, अंदर है। ये म्यूकोसल लेयर जो स्मूथ मसल्स है उस तरफ जाएगा, ठीक है। इसका प्रेशर कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो ये जो अंदर का ल्यूमन इतना बड़ा था पहले, वो ल्यूमन अब और छोटा हो जाएगा, ऐसे धक्का मारेगा अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? बाहर तो इसका फिक्स क्राइटेरिया है, सर्कुलर के बाहर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। सर्कुलर के बाहर कौन सी है? अरे भाई ये जो क्रिस क्रॉस है, ओब्लिक, ये तो जाके ऐसे सिकुड़ भी जाती है, ऐसे भी निकल जाती है। चैनल गेट देखा है? सिकुड़ भी जाता है और खुल भी जाता है। तो ओब्लिक वाली मसल तो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल जो है वो बाहर नहीं जाएगी धक्का मारकर, क्योंकि ये खींची हुई है, बाहर बाहर नहीं जाएगी ये। और उसके बाहर भी सिरोसा मेम्ब्रेन है, तो उस पूरे ल्यूमन का डायमीटर बाहर से बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ेगा। बीच में प्रेशर पड़ गया है, यहां से प्रेशर पड़ गया है, यहां से प्रेशर पड़ा ना, तो ये अंदर धक्का मारेगा। तो आपका ये एरिया घट गया क्या? यस और नो? ल्यूमन घट गया। इसको 1 मिनट रोको, 1 मिनट, ये रुक जाएगा क्या? रोको मत, रोको मत। हेलो, हाँ भैया। हाँ ठीक है भाई, देखो ये तो चालू है ना, बंद हो गया वो। हाँ, तो ये प्रेशर अगर हाइपरट्रोफी होती है इसमें, इस मसल की कौन सी लेयर? सब इधर देखो भाई, मसल की कौन सी लेयर? सर्कुलर। इसमें अगर हाइपरट्रोफी होती है तो ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, बढ़ाएगी साइज को। साइज बढ़ाएगी तो ल्यूमन घटेगा। कौन सा एरिया घटेगा? रास्ता जो अंदर का है, ल्यूमन, अंदर का एरिया को बोलते हैं ल्यूमन। तो ये जो इतना बड़ा था वो छोटा हो जाएगा ना अब। अरे बोलो, इसी को बोलते हैं ल्यूमन नैरोइंग हो जाएगी। नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन, इसी को बोलेंगे हम पाइलोरिक, पाइलोरिक स्टेनोसिस। आ रही है समझ? इसको क्या बोलेंगे हम? पाइलोरिक स्टेनोसिस। समझ में आएगी? क्लियर है? कहां पर क्या हुआ ये समझ में आ रही है बात? मतलब प्रॉब्लम हमें कहां पर आई है, समझ में आई है? हम बात कर रहे हैं स्टमक की। स्टमक के लास्ट वाला पार्ट पाइलोरस, पाइलोरस स्फिंक्टर में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, उसके अंदर भी मसल लेयर ऐसी है, और उसके अंदर भी सर्कुलर लेयर में अगर स्ट्रोफी मतलब हाइपरट्रोफी, ठीक है, क्या होगी इसमें? हाइपर सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रोफी हुई, और हमें क्या मिला? ल्यूमन और भी छोटा हो गया। तो अब क्या होगा? आपका काइम या फूड या डाइजेस्टिव पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कैन नॉट पास फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यस और नो? कुड नॉट पास, कैन नॉट पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो पासेज नहीं होगा, वो पास नहीं होगा तो यहीं पर दिक्कत आएगी। तो रिफ्लेक्ट होगा, वापस धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो तेज मारेगा क्योंकि आगे रास्ता बंद है, और तेज धक्का मारेगा तो उल्टी आएगी। तो क्या यहीं गिरेगी कि वहां जाए गिरेगी? आपके पास दूर जाए गिरेगी ना। बस दूर जाए गिरने को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या बोलते हैं? अरे जब फिजिक्स पढ़ रहे थे अपन, फिजिक्स में एक रूल था कि जहां से फेंकते हैं ना, तो फेंकने में उसके 2 फोर्स काम करते हैं, एक तो ये वाला फोर्स और एक ग्रेविटी। तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है, और ये वाला फोर्स उसको स्ट्रेट फोर्स सीधा ले जाता है। तो सीधा भी ना जाता है और नीचे भी ना जाके वो इस मूवमेंट में जाके गिरता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मूवमेंटिंग। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मूवमेंट बोलते हैं। और आपकी उल्टी भी ऐसे फोर्स से जाएगी, तो फोर्सफुल मूवमेंटिंग जाती है वो होती है, और दूर जाके गिरती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मूवमेंटिंग। हाँ है ना? समझ में आ रही है? प्रोजेक्टाइल मूवमेंटिंग और कैसी होगी? विलियस और नॉन विलियस? अरे नॉन विलियस यार, नॉन विलियस। हाँ ठीक है, चले आगे।
चलो डेफिनेशन लिखो, ये डायग्राम बना लो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी लिख लो। डेफिनेशन लिखे, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो फोटो ले लेना, बाद में देख लेना। इसमें आ रहा है ना, यूट्यूब से देख लेना बाद में। चलो, ए कंडीशन इन विच, लिखो डेफिनेशन में लिखो, पाइलोरिक स्टेनोसिस का हेडिंग डाल लो और डेफिनेशन लिखना शुरू करो। ए कंडीशन इन विच a condition in which opening between the stomach and small intestine, opening between the stomach and small intestine, opening between the stomach and small intestine thickens, 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 थिक यानी थिक हो गई है, अरे मोटी हो गई है, THIKENS, थिकन्स, ठीक है, मतलब हार्ड हो गई है, मजबूत मोटी हो गई है, ठीक है, ओपनिंग जो है, ठीक, करेक्टराइज्ड बाई हाइपरट्रोफी और थिकनेस ऑफ, characterized by characterized by hypertrophy और thickness या thickening, hypertrophy और thickness of circular muscles of pylorus region, circular muscles of pylorus region, लिखा, सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस रीजन, ठीक, समझ में आ रहा है, हाँ, सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस रीजन हार्डनिंग हुई है, हाइपरट्रोफी हुई है, थिकनेस हुई है, किसमें, सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस रीजन में, ठीक है, ठीक है साहब, ये लेयर्स आप लिख लिए हैं, लिख लो, देयर आर 4 लेयर्स इन जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड, देयर आर 4 लेयर्स इन जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड, 4 लेयर इन जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड, और ये चारों का नाम लिख लो, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर और सिरोसा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर और सिरोसा, ठीक है, और उसके आगे मस्कुलर लेयर को भी आगे आप ऐसे लिख सकते हो, मस्कुलर लेयर के भी 3 पार्ट में लिख सकते हो, कौन सी, इनर मोस्टम ओब्लिक लेयर, मिडल लेयर है सर्कुलर लेयर, और आउटर लेयर है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है, मसल फाइबर इस तरीके से अरेंज होते हैं इसमें, ठीक है, अलग लेयर नहीं है ये, इसके अरेंजमेंट है मस्कुलर फाइबर्स के, ठीक है, मस स्ट्रेटेड मसल्स देखिए ना आपने, हमने पढ़ी है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, तो स्ट्रेट मसल्स की मसल फाइबर इस तरीके से अरेंज रहेंगे, ठीक है, लिखे आगे, इट मे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइलोरस, इट मे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइलोरस, ल्यूमन, obstruction of pylorus lumen, which delayed, मिटा दो इसको, यहां वाला मिटा दो, डिलेड स्लो कर देता है, ठीक है, विच डिलेड emptying gastric content into duodenum, emptying gastric content into कहा जाएगा, duodenum,
गैस्ट्रिक कंटेंट को ड्यूडेनम में जाने से या तो डिले करेगा या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। क्या? पाइलोरस, पाइलोरस में हार्डनिंग। ठीक है साहब। हाँ भाई, अगर एविडेंस पढ़े इसके हम, एविडेंस पढ़े तो दिस कंडीशन मेनली जेनेटिक कंजेनेटल, दिस कंडीशन जेनेटिक नहीं है भाई, सॉरी, मेनली कंजेनेटल, this condition mainly congenital but sometime it may be acquired, congenital but sometime it may be acquired. sometime it may be acquired, acquired का मतलब बाद में मिला हुआ, और congenital मतलब मदर से मिला हुआ इंट्रायूटेरल लाइफ में। ठीक है, ठीक है सर। कॉज, कॉजेज क्या कारण हो सकते हैं? अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ इसको बोलेंगे, मैं फर्स्ट वीक बोलूंगा केवल। ठीक है, फर्स्ट वीक में, अच्छा फर्स्ट वीक यहाँ पर गेस्टेशनल एज का नहीं है, बेबी के बर्थ के बाद का है। ठीक है, अर्ली लाइफ बोलिए मैंने ना। ठीक है, अर्ली लाइफ, फर्स्ट वीक में एंटीबायोटिक यूज, एंटीबायोटिक यूज, इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक मत दो। ठीक है, तो अर्ली लाइफ में एंटीबायोटिक यूज, एंटीबायोटिक कौन सी? एरिथ्रोमाइसिन, कौन सी है? एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन यूज नहीं करनी है छोटे बच्चे में इस वीक पर, फर्स्ट वीक के टाइम या 7 से 14 दिन तक भी एरिथ्रोमाइसिन का यूज हार्मफुल हो सकता है। और एरिथ्रोमाइसिन क्यों दी होगी? कफिंग को रोकने के लिए, वूफिंग, टू ट्रीट, टू ट्रीट वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को ट्रीट करने के लिए अगर आपने एंटीबायोटिक यूज किया है एरिथ्रोमाइसिन, तो इट कैन कोज हार्डनिंग या हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स दैट में लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, या पाइलोरस रीजन का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, पाइलोरस रीजन का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। आगे लिखें, मिटा दो ऊपर वाला, इसी की कंटिन्यूस में लिखते रहो। लेट प्रेगनेंसी मैटरनल एंटीबायोटिक यूज, लेट प्रेगनेंसी मैटरनल एंटीबायोटिक यूज, एंटीबायोटिक यूज की जाए लेट प्रेगनेंसी में। ठीक है, माँ के द्वारा। ठीक है, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसा कुछ एविडेंस नहीं है लेकिन हर चीज में हम लिख देते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फैमिली हिस्ट्री, और मेल्स में यहाँ पर भी ज़्यादा है। ठीक है, मेल बेबी में ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली, किसके कंपेरिजन में? फीमेल बेबी में। ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, 1:4। ठीक है, 4 होता है फीमेल में, तो 1 फीमेल में होगा। ठीक है, अच्छा एक और कहानी है, ज़्यादा बड़ा, कोई बड़ा होता है ना घर का जिम्मेदार आदमी, उसमें भी ज़्यादा होती है।
मतलब फर्स्ट बोर्न बेबी, ठीक है, फर्स्ट बोर्न, इसमें भी चांसेस ज्यादा है फर्स्ट बोर्न बेबी के एविडेंस में, ठीक है। और ज्यादातर एसोसिएटेड विद ब्लड ग्रुप बी एंड ओ, एसोसिएटेड विथ ब्लड ग्रुप बी एंड ओ, बी ग्रुप और ओ ग्रुप वाले को चांसेस है, और एसोसिएटेड विथ टर्नर सिंड्रोम, ASSOCIATE, एसोसिएटेड विथ टर्नर सिंड्रोम, कौन सा क्रोमोसोम होता है? वेरी गुड, कहाँ से आए हो? 21, एक ही याद है आपको इसलिए 21 बोल दिया। टर्नर सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम में इफेक्ट होता है? टर्नर सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम होता है, 13 एडवर्ड होता है, 18, याद रखो। चलो साहब, मिटा दो इसको, ठीक है, वेट कर लेंगे हम, ठीक है। मिटा दो, हो गया, ठीक है। असेसमेंट करें, लिखो। पेन नहीं चल रहा है यार, इंक डालनी पड़ेगी क्या? ये चला लें दूसरा, रोकना पड़ेगा क्या? रोक दो फिर, साइड तो डालनी पड़ेगी, ये तो है ना। हाँ, असेसमेंट, असेसमेंट क्या करेंगे हम? हाँ, नॉन बिलियस वोमिटिंग और रिगर्जिटेशन, नॉन बिलियस वोमिटिंग, समझ में आ रही है वोमिटिंग नॉन बिलियस क्यों होगी, और रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होगा? बाइल प्रेजेंट है, बाइल एब्सेंट, बाइल एब्सेंट होगा, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, इंपॉर्टेंट साइन है और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और भी होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसके अलावा और जगह पे भी होती है, कहाँ पर? प्रेगनेंसी में देखा है भी ऐसा उल्टी करते हुए दूर तक, हाँ है ना, गैस्ट्राइटिस में उल्टी होती है, आईसीपी बड़ा होता है तब, हेड इंजरी में, ठीक है, ठीक है। क्लासिकल ट्रायड, 3P साइन, क्लासिकल ट्रायड, ट्रायड 3P साइन, 3P साइन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल, नॉन बिलियस वोमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस विजिबल और पाल्पेबल ओलिव मास। पी प्रोजेक्टाइल, नॉन बिलियस वोमिटिंग, दूसरा पी है पाल्पेबल
पाल्पेबल नहीं, पेरिस्टालसिस विजिबल, पेरिस्टालसिस विजिबल, पेरिस्टालसिस। तो ध्यान से सुनो, देखो भाई इधर, पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट है इंटेस्टाइन का। ये मूवमेंट आपको स्टमक पर दिखेगा। कहाँ दिखेगा? स्टमक पर दिखेगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आगे आपका ऑब्स्ट्रक्शन है। देखो इमेजिन करो कि आपका ये ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही है। अब मैं कह रहा हूं कि आपका कंडीशन आपकी है कौन सी? पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो यहां पर कुछ रुकावट है, बंद है ये, तो आगे नहीं जाएगा। तो यहां पर जो फूड मटेरियल है उसको धक्का मारेगा ये, बार बार, बार बार मारेगा धक्का। तो बार बार धक्का मारेगा तो ये फील होगा आपको, बाहर से आपको दिखेगा कि जैसे धक्का लग रहा है बार बार और खून खाना जा रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा उठा हुआ दिखेगा, यहाँ ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। एब्डोमेन यहाँ से एब्डोमेन होता हुआ ऐसे ऐसे होता होता यहाँ पर दिखेगा आपको। उस बच्चे का एपिगेस्ट्रियम रीजन, जो अपन नोट पार्ट में डिवाइड करते हैं इस एरिया को, एपिगेस्ट्रियम, एम्बलिगस, हाइपोगेस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ऐसा कुछ डिवाइड करते हैं ना 9 भागों में। तो एपिगेस्ट्रियम रीजन में आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट दिखेगा, इंटेस्टाइन जैसा मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट दिखेगा। वो स्टमक का मूवमेंट है। किसका है? किसका है? इंटेस्टाइन का नहीं है, वो स्टमक के अंदर मूवमेंट है। वो कौन सा मूवमेंट है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, स्टमक के अंदर है, क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए धक्का मारने की कोशिश हो रही है। उस कोशिश को, वो ऐसा जो मूवमेंट दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा करते हुए, ठीक है, ऐसा सांप की तरह, समझ में आ रही है? ऐसा करके मूवमेंट आपको, ऐसा जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट दिखेगा। ठीक है, इसको आपने सुना है ऐसे कैटरपिलर ऐसे चलती है, रेशम कीट वगैरह, कैटरपिलर, तो इसको कैटरपिलर साइन भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? क्या जी? अच्छा, कैटरपिलर साइन भी बोलते हैं। समझ में आ गई? तो ऑप्शन दिया था तो एक्सप्लेन भी करेंगे ना वहीं पर, पूरा करेंगे। ठीक है, और तीसरा पाल्पेबल ओलिव मास, ओलिव मास, पाल्पेबल ओलिव मास, क्योंकि हाइपरट्रोफी हो चुकी है तो यहां पर हार्ड मास फील होगा। जहां पर आपका पाइलोरिक रीजन है वहां पर उठा हुआ और टच करने पर से हार्ड फील होगा मास, क्योंकि यहां पर हार्डनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो तीसरा पाल्पेबल ओलिव मास आपको फील होगा वहां पर। ये 3P इसके टाइड साइन है। लिखा? चौथा लिखे? चौथा लिखो, इन्फेंट फील क्रोनिक हंगर, इन्फेंट फील्स क्रोनिक हंगर। अच्छा, हंगर क्यों रहेंगे भाई? क्रोनिक हंगर मतलब लंबे टाइम से भूख लग रही है उसको, उसकी भूख नहीं मिट रही है, ड्यू टू, अरे रिपीटेटिव वोमिटिंग, हाँ या ना? रिपीटेटिव वोमिटिंग की वजह से बार बार उसको भूख लग रही है बहुत ज्यादा अभी। ठीक है, होगी क्या? हाँ या ना बोलो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, क्या करूं बताओ? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, हाँ नीलम, क्या लिखूं यहाँ पर? एसिडोसिस लिखूं या एल्कलोसिस लिखूं? एसिडोसिस लिख दूं ना? वेरी गुड। और एल्कलोसिस लिख दूं? मान लिए मैंने, किसी के तो मान लेनी चाहिए। एल्केलोसिस, देखो क्लियर कर लो, कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है, आपको पूछना बनता है, मेरा जरूरी है। अटेंशन सीकिंग कारण है ये, पर्सनालिटी नहीं है मेरी, अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी कारण है ये आपको जानने के लिए। एल्कलोसिस क्यों होगा? क्योंकि बार बार वोमिटिंग में आपको हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। बार बार वोमिटिंग में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो निकल गया पूरा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने से H+ आयन भी निकल गए।
और H प्लस आयन निकल जाने से OH माइनस आयन ही रह जाते हैं, तो एल्कलोसिस होता है। समझ में आ रही? HCl निकलेगा वोमिटिंग में बार बार, क्योंकि कहां से आ रही है उल्टी आपकी वोमिटिंग, कहां से आ रही है? स्टमक से। स्टमक में क्या ज्यादा था? HCl। HCl आपका वोमिटिंग से बाहर आ गया, बार बार रिपीटेडली बाहर आ रहा है वो, तो H प्लस आयन उस HCl में ज्यादा थे। अरे एसिड में उड़ जा यार, ऐसे कर, ला पेन दे दे वापस मेरा। एल्कलोसिस इसलिए होगा क्योंकि HCl लॉस हुआ, और HCl लॉस होने से H प्लस आयन लॉस हुए, H प्लस आयन लॉस होने से OH माइनस आयन ज्यादा हो गए, उसको बोलेंगे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या बोलेंगे? होगा? ठीक है सर। हाँ, हार्ट बर्न, हार्ट बर्न हो गए, दर्द होगा उसको, पायरोसिस बोलते हैं उसको, हार्ट बर्न को बोलते हैं पायरोसिस। ठीक है, रिपीटेडली होगा तो ये स्पाज्म क्रिएट करेगा और हार्ट पर प्रेशर डालेगा। ठीक है, हार्ट बर्न करेगा, प्रेशर डालेगा बार बार। ठीक है साहब। हाँ जी, हाँ कार्डियक स्पिंक्टर से डिस्टर्ब होगा ना, बार बार वोमिटिंग से, बार बार वोमिटिंग से कार्डियक स्पिंक्टर से डिस्टर्ब होगा, है ना। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा क्या? अरे बोलो सी, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाँ भाई, डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। ठीक है साहब, ये असेसमेंट कर लिया हमने। अभी हम डायग्नोसिस करेंगे, लिख लो जल्दी। लिख लिया सबने? लिख लिया पूरा? ज्योति समझ में आ रहा है ना? ठीक, हाँ बोलो, दोबारा बोलो। एल्कलोसिस का मैकेनिज्म ये है, आप बार बार रिपीटेडली वोमिटिंग करते हो, तो वोमिटिंग कंटेंट कहाँ से आ रहा है? स्टमक से। स्टमक में ज्यादा क्या था आपके पास में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी कोई एसिड होता है तो वो एसिड में कंटेंट में H प्लस आयंस ज्यादा होते हैं और बेस में OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं। जब भी आपके पास में H प्लस आयन ज्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं एसिड, जब भी आपके पास में OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये तो फिनोमिना है केमिस्ट्री से। अगर आपने ज्यादा वोमिटिंग की है तो आपने क्या लॉस किया? एसिड। अरे HCl क्या था? एसिड लॉस किया है, तो एसिड में क्या लॉस हुआ होगा? H प्लस लॉस हुआ होगा, तो H प्लस लॉस हो गया तो आपके पास क्या ज्यादा बच गया? OH माइनस, और OH ज्यादा बच गया तो बेस। बेस क्या होता है? एल्कलाइन नेचर। बेस क्या होता है? क्षार, एल्कलाइन नेचर होता है, इसलिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। ठीक है, आगे चले, मिटा दिया जाए। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस लिखो। इट इज यूजुअली डायग्नोस्ड एट 3 to 12 weeks after birth. USUALLY, usually diagnosed at 3 to 12 weeks after birth, जन्म के 3 से 12 सप्ताह में। ठीक है, 1 से 4 महीने के अंदर, या 3 महीने में, सॉरी। ठीक है, 1 से 3 महीने में, या 3 से 12 वीक, एक ही बात है। अरे 4 से 12 वीक का मतलब 1 से 4, 3 महीना। ठीक है, तो 3 से 12 वीक के टाइम पर इसका नॉर्मली डायग्नोसिस हो जाता है। ठीक है, पता चलने लगता है। सेकेंड हम करेंगे इसका बेरियम मील एक्सरे ऑफ एब्डोमेन। क्या करेंगे? बेरियम मील एक्सरे कर सकते हैं क्या इसका? बेरियम मील एक्सरे? अरे बोलो, नहीं कर सकते? क्यों? कारण बताओ।
हाँ बोलो। हाँ नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कारण बेरियम मिल एक्सरे कर सकते हैं। अरे उसको फीडिंग होगी, उसमें बेरियम मिल मिलाएंगे, बच्चे को फीड कराएंगे, उसमें बेरियम मिलाएंगे, बेरियम सल्फेट, वो लिक्विड मिलाएंगे जो इंजेस्टेड होता है डायग्नोसिस पर्पज के लिए। डायग्नोसिस पर्पज के लिए जो सॉल्यूशन होता है बेरियम का, वो मिलाएंगे फीडिंग में, और वो ओपेक आएगा, चमकीला आएगा किसमें? एक्सरे में। ठीक है। अगर आपका स्टमक ऐसा है और अगर नॉर्मल ये सब कुछ है तो बेरियम आपका आगे भी जाएगा, जाएगा, और यहीं पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बेरियम आपका यहीं तक रह गया चमकीला, फिर आगे रुक गया। ठीक है, आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जा रहा है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है या स्टेनोसिस है। मतलब ये देखो, ये हार्डनिंग हो गई तो रास्ता इतना सा बचा आपके पास, ये ऊपर और नीचे से हार्डनिंग हो गई तो रास्ता इतना सा बचा, इसमें से नहीं जाएगा तो बेरियम एक्सरे अगर इतना सा जा रहा है, छोटी सी लाइन में दिख रहा है एक्सरे, आप एक्सरे सर्च करके देखो गूगल पर तो दिख जाएगा आपको, है ना। इसका पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक्सरे भी देखना चाहोगे तो आपको गूगल पर दिख जाएगा, साफ साफ दिखता है। यूएसजी देखना चाहोगे आराम से दिखती है। ठीक है, फोटो पे दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं अपन? यूएसजी बोलो। चलो साहब, ये दो डायग्नोसिस हम इसके करते हैं, लिख लो, लिख लो, लिख लिया, मिटा दूं आगे, चलूं? चलो करेक्शन क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करें, ऑपरेशन कर दे डायरेक्ट? अरे बोलो। देखो, अगर एट्रोफी, वो सॉरी हाइपरट्रोफी बहुत ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या स्लाइटली हाइपरट्रोफी है और थोड़ा जा रहा है खाना, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? लिखो, एट्रोपिन थेरेपी, थेरेपी, एट्रोपिन थेरेपी, एट्रोपिन थेरेपी, एट्रोपिन देंगे उसको कितना? 0.01, 0.01 मिलीग्राम पर केजी आईवी। ठीक है, डोज है ये। टू रिड्यूस टोन ऑफ पाइलोरस मसल्स, टू रिड्यूस टोन ऑफ पाइलोरस मसल्स। ठीक, टोन मतलब अरे स्पाज्मिसिटी। ठीक है, जो वो ऐठन है उसके अंदर, वही तो टोन है, उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे तो रिलैक्स होगी मसल्स वहां की। ठीक है, रिलैक्स करने के लिए हम ये एट्रोपिन थेरेपी दे सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि अगर उसका आपके पास में, सॉरी डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, अगर हाइपरट्रोफी है और ल्यूमेन आपका इतना अटका हुआ है, ठीक है, कंप्लीट क्लोज नहीं है, कंप्लीट क्लोज नहीं है, तो एक बैलून कैथेटर डालकर, आप इसके अंदर बैलून कैथेटर डालकर इन्फ्लेट करके भी इसको थोड़ा वाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर लाइट प्रॉब्लम है, माइल्ड प्रॉब्लम है, मॉडरेट नहीं है, सीवियर नहीं है, माइल्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें बैलून कैथेटर डाल के भी इसको आप बड़ा कर सकते हो, वापस रिलैक्स कर सकते हो। समझ में आ रही है? जैसा एग्जांपल आपने वहां पर सुना होगा, इसोफेजियल वेरिसेस, सुना है? पोर्टल हाइपरटेंशन के टाइम पर इसोफेगस के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसोफेजियल वेरिसेस लिखा है। उसमें आपको सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है, एक सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, उस ट्यूब को इसोफेगस में डालते हैं और इन्फ्लेट कर देते हैं, वो प्रेशर डाल के ब्लीडिंग रोक देती है, उसको बोलते हैं, ये पोर्टल हाइपरटेंशन के जैसे होता है, ब्लीडिंग रोकने के लिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं, प्रेशर डाल के वाइड कर रहे हैं, किसको? ओपनिंग को। किसको? जो हाइपरट्रोफी की वजह से जो रास्ता सिकुड़ गया था, उस रास्ते में अपने एक बैलून डाला, कैथेटर डाला, और कैथेटर के आगे क्या था? बैलून। उस रास्ते में हमने क्या डाला? कैथेटर यहाँ पर,
और कैथेटर को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आगे जाके फुला देंगे, इसके अंदर फुला देंगे तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा और खुल जाएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा। बस ये भी कर सकते हैं अपन। तो लिखो इसमें एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। नहीं नहीं नहीं, सर्जरी क्यों होगी, एंडोस्कोपी का मतलब क्या है, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन used to dilate lumen, used to dilate lumen, used to dilate lumen लिखा आपने, used to dilate lumen। ठीक है, ये एट्रोपिन थेरेपी होगी। अभी लिखेंगे अपन सर्जिकल करेक्शन। ठीक है, इनसे भी नहीं मिटेगा तो कुछ तो करेंगे ना, है ना। तो लिखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या लिखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में करेंगे हम पाइलोरोटोमी। पाइलोरोटोमी, टोमी एक्टोमी में कुछ संकेत होता है ना, केवल कट करना, ओपनिंग करना है। और एक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ पार्ट, और ओस्टोमी मतलब मेकिंग ऑफ ओपनिंग। ओस्टोमी मतलब मेकिंग ऑफ ओपनिंग, कोलोस्टोमी मेकिंग ऑफ ओपनिंग, ट्रेकेस्टोमी मेकिंग ऑफ ओपनिंग, जेजिनोस्टोमी मेकिंग ऑफ ओपनिंग। ठीक है, उसी तरीके से एक्टोमी, जैसे आपने, क्या नाम है इसका, सो क्यों रहा है यार, क्या हुआ, आंखें बंद करके, आंखें बंद कर रखी, चश्मे में दिख रही मेरे को आंखें उसकी, ऐसा नहीं है, सीधे रहो। ठीक है, हिस्टेक्टोमी रिमूवल, जो भी पार्ट को काट के रिमूव करना है वो एक्टोमी। अभी हम कर रहे हैं टोमी ओनली, इंसिजन देना है ओनली। ठीक है, पाइलोरोटोमी, पाइलोरस रीजन में इंसिजन लगाना है ओनली। अब इंसिजन कहाँ लगाना है ये डिसाइड करना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, जो आपको खुलने से रोक रहा था, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल्स, वहां इंसिजन दे दो, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल तो आपको खुली जाएगी, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं जा रही थी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल आपकी थी ऐसे, हाँ है ना। ठीक है, ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ ही है, और ऐसी आपकी सर्कुलर मसल्स है, हाँ है ना, मतलब ऐसी। ठीक है, ये सर्कुलर मसल है, और अंदर वाली आपकी ओब्लिक है। इसको देख के समझ में आ रहा थोड़ा, डायग्राम देख के, बाहर वाली आपकी लॉन्गिट्यूडिनल है, बीच वाली सर्कुलर है, और अंदर वाली आपकी है ओब्लिक। ठीक है, तो आपकी ओब्लिक तो मैंने कहा था चैनल गेट की तरह है, डिटेच भी हो जाएगी और ऐसे खुल भी जाएगी, और लॉन्गिट्यूडिनल है, इसमें अगर लंबा इंसिजन ऐसे देंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसको फर्क पड़ेगा, किसको, सर्कुलर। अगर मैं इंसिजन ऐसे लगाऊं तो कौन सी कटेगी, लॉन्गिट्यूडिनल, और सर्कुलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दो यार थोड़ा, समझ रहे हो। अगर मैं इंसिजन ऐसे वर्टिकल इंसिजन लगाऊं तो किस पर फर्क पड़ेगा, सर्कुलर कटेगा, ओ सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडिनल कट जाएगा, सर्कुलर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाऊं ऐसा, तो कौन सी मसल कट जाएगी, मसल कौन सा फाइबर कट जाएगा, सर्कुलर, कौन सा कट जाएगा। तो मैं इसको केवल ये कह दूं कि लॉन्गिट्यूडिनल ऐसी कैसी रहेगी, रहेगी, सर्कुलर को यहां से पूरी ऐसी थी ना वो, तो हमने यहां से काट दिया, लो सर्कुलर, सर्कुलर काट दी, और ओब्लिक वापस ऐसे की ऐसी ही रह जाएगी। समझ में आ रही है। तो अब सर्कुलर हो जाएगी थोड़ी दूर, सर्कुलर के थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाएगी, और डिस्टेंस बनने से सर्कुलर जैसे ही खुलेगी उसका ल्यूमन खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा, समझ में आ रही है। तो पाइलोरोटोमी में हमारा टारगेट क्या है, सर्कुलर मसल फाइबर। क्या टारगेट है हमारा, सर्कुलर मसल फाइबर तक हमें इंसिजन देना, समझ में आ गई। और ऊपर से वापस क्लोज करना है इसको, कौन सा वाला,
लॉन्गिट्यूडनल को और फिर बाकी मसल लेयर को, जो बाहर भी तो था इसके, मसल लेयर के बाहर भी तो है सिरोसा, उसको भी क्लोज करना है। मसल लेयर के बाहर भी सिरोसा है ना, उसको भी क्लोज करना है। हाँ भाई, पाइलोरोटोमी में लिखो, इसको बोलते हैं फ्रेडेट रेमस्टेड ऑपरेशन। इसका नाम है FREDET, फ्रेडेट रेमस्टेड, RAMSTEDT, रेमस्टेड ऑपरेशन। स्पेलिंग में दोबारा चेक कर लेता हूं एक बार इसकी। FREDET सही है, RAMSTEDT ऑपरेशन, हाँ सही है। फ्रेडेट रेमस्टेड ऑपरेशन इसको बोलते हैं, और ये क्वेश्चन MCQ है, ठीक है, कि पाइलोरिक, ये फ्रेडेट रेमस्टेड ऑपरेशन इज डन टू करेक्ट द फॉलोइंग सिचुएशन। उसमें पाइलोरिक, ये पाइलोरिक स्टेनोसिस आ गया, या और कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस पे जाना है, ठीक है। देखो अपन पूरी पीडियाट्रिक पढ़ते पढ़ते कई सारे ऑपरेशंस के नाम आएंगे, हिस्पंक्स डिजीज में भी 3-4 ऑपरेशन के नाम आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जगह जगह पर अलग अलग नाम आएंगे, और कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए एक ही को याद रखना है, ठीक है। चलो पाइलोटोमी में करेंगे हम, इसको बोलेंगे फ्रेडेट रेमस्टेड ऑपरेशन। दिस प्रोसीजर इज डन इन 2 स्टेप्स। दिस प्रोसीजर इज डन इन 2 स्टेप्स। दिस प्रोसीजर इज डन इन 2 स्टेप्स। लिखा, दिस प्रोसीजर इज डन इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में करेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड केमिस्ट्री। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड केमिस्ट्री, ठीक है। ब्लड केमिस्ट्री का मतलब वही है, उसके CBC, हीमोग्लोबिन, PTINR वगैरह ये सब जांचे, है ना, ये नॉर्मल करेंगे हम उसको, और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे, तब उसको ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। हम उस बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? ऑपरेशन के लिए, ठीक है, सर्जरी के लिए। तो करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ब्लड केमिस्ट्री फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में जाओ। सेकंड स्टेप में 3 to 4 सेंटीमीटर इंसिजन ओवर द, कहां पर लगाएंगे? 3 to 4 सेंटीमीटर इंसिजन इन सर्कुलर मसल्स। कहां जाना चाहिए इंसिजन? आपका टारगेट क्या है? सर्कुलर मसल्स। कहां टारगेट है? हमने पाइलोरस में हार्डनिंग पढ़ी, पाइलोरस की सर्कुलर मसल्स में हमें जाके इंसिजन लगाना है, ठीक है। पाइलोरस की मसल्स को हमने पढ़ा था अंदर से बाहर की तरफ में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सिरोसा। मस्कुलर के भी 3 फाइबर पढ़े थे हमने, अंदर से कौन सा? ऑब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। तो सर्कुलर मसल्स की वजह से हमारा ल्यूमन कम हो रहा था, हम 3 से 4 सेंटीमीटर का इंसिजन किस में लगा देंगे? सर्कुलर मसल्स में। तो लिखा इसमें 3 to 4 सेंटीमीटर इंसिजन ओवर सर्कुलर मसल फाइबर्स, ओवर सर्कुलर मसल फाइबर्स लिखा, टू क्रिएट ओपनिंग, टू क्रिएट ओपनिंग। लिखा सब। नेक्स्ट लाइन से लिखो प्री ऑपरेटिव केयर। सर्जरी हमने कर ली, ठीक है। हाँ, पाइलोरोमायोटोमी में मसल्स ही काट रहे हैं, ठीक है, मसल्स में ओपनिंग कर रहे हैं। पाइलोरोटोमी में पाइलोरस रीजन में ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। पाइलोरोमायोटोमी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मायोटोमी ज्यादा अच्छा वर्ड है, पाइलोरोमायोटोमी। बस एक्टोमी मत लिखना, टोमी लिखना बस, ठीक है। पाइलोरस रीजन में मसल में जा रहे हैं, इसलिए पाइलोरोमायोटोमी आपका वर्ड सही है। पाइलोरोटोमी है पाइलोरस रीजन में इंसिजन लगाना है, ठीक है। और मैंने टारगेट लिखवा दिया है कि इंसिजन जा रहा है हमारा कहां तक? सर्कुलर मसल तक, ठीक है, सर्कुलर मसल फाइबर तक। हाँ, मायो मतलब मसल्स है, और मस्कुलर फाइबर में हम लगा ही रहे हैं इंसिजन, ठीक है। आगे चलो, प्री ऑपरेटिव केयर लिखो।
प्री ऑपरेटिव केयर क्या करेंगे? मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस, मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस, आईओ चार्टिंग करेंगे, वेट चार्टिंग, डेली डेली वेट करेंगे उसका, हाँ। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया मैंने उसके बारे में एक बार बोलो। अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो डिहाइड्रेशन होगा या ओवर हाइड्रेशन? यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ती है तो डिहाइड्रेशन होगा या ओवर हाइड्रेशन? हाँ, बढ़ेगी तो डिहाइड्रेशन। मैंने पहले कहा था अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर वॉल्यूम के कंपैरिजन में बढ़ता है तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो डिहाइड्रेशन हुआ है। मैंने बाल्टी का एग्जांपल देके समझाया था, ज्यादा पानी मिलाने से लिक्विड में कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ओवर हाइड्रेशन में ग्रेविटी घट जाती है। समझाया था? ठीक। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपकी घटी हुई है, कम आ रही है, तो ओवर हाइड्रेशन, और अगर बढ़ गई है तो डिहाइड्रेशन। तो ये आपको देखना है, ठीक है। एनपीओ फॉर मिनिमम 8 आवर्स। सर्जरी के पहले क्या करना है, रखना है एनपीओ रखना है, ओके। फॉर मिनिमम 8 आवर्स, एनपीओ फॉर मिनिमम 8 आवर्स, एनपीओ फॉर मिनिमम 8 आवर्स, ठीक है। गैस्ट्रिक लवाज बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, गैस्ट्रिक लवाज बिफोर सर्जरी। अरे खाली होना चाहिए ना स्टमक, सर्जरी से पहले स्टमक खाली चाहिए ना आपको, ठीक है साहब। एंजिट्यूब प्लेसमेंट या प्लेस एंजिट्यूब फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, प्लेस एंजिट्यूब फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, मिटा दो इसको। प्लेस एंजिट्यूब फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, ठीक है सर, लिख दिया आप। अब लिखेंगे हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मिटा दो ये सब, मिटा दो। एब्डोमेन में प्रेशर बना रहता है एयर का और कुछ फ्लूइड का, फ्लूइड को हम लवाज करके निकाल लेंगे, और एयर का प्रेशर घटाने के लिए हमें ट्यूब डली हुई है नाक से, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, नाक से ट्यूब डली हुई है गैस्ट्रिक तक, उसको डालने से क्या होगा, उसकी हवा जो भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। डिकम्प्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव पड़ना, और डिकम्प्रेशन मतलब खाली करना, ठीक है। मिटा दूं? पोस्ट ऑपरेटिव केयर करें, ऑपरेशन कर दिया आपने, ठीक है। चलो एम ऐसा सही नहीं होता। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, लिखो मेंटेन आईओ चार्ट, मेंटेन आईवी लाइन फॉर फ्लूइड, फॉर फ्लूइड, इतना हम फ्लूइड इसको बच्चे को दे पाएंगे, ठीक है। 100 ml पर केजी
हाँ जी, फ्लूइड लिख रहा हूँ तो फ्लूइड ही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, है ना, एम एल, इतना के जी, 3 किलो का बच्चा है, 300 ml दे दो एक दिन का, है ना, ठीक है, आगे चलो। बाउल साउंड विल रिटर्न इन 18 से 24 घंटे में आ जाएगी बाउल साउंड। ठीक है, ऐसे 6 घंटे में नहीं देते ना, होता है ना डल्ट में 6 घंटे बाद में खाना पीना शुरू कर भाई, करते हो ना, नहीं करना है, बच्चा है छोटा, ठीक है, 18 घंटे 24 घंटे तक वेट करना है, बाउल साउंड आने के बाद में ही फीडिंग शुरू करनी है, ठीक है, बाउल साउंड आने के बाद में ही फीडिंग शुरू करनी है, ठीक है। अच्छा, 6 से 8 घंटे में अगर देना पड़े तो आप क्या दोगे, अगर देना पड़े शुरू में, क्लियर लिक्विड फ्लूइड, है ना, क्लियर फ्लूइड, ठीक है, फर्स्ट क्या देना पड़े, फर्स्ट क्लियर फ्लूइड, ठीक है, इफ विथ इन 8 आवर्स, 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स में देना पड़े, अगर 6 to 8 आवर्स में देना पड़े तो आप क्या दोगे, फ्लूइड, क्या दोगे, क्लियर लिक्विड फ्लूइड दोगे पानी की तरह, ठीक है। अच्छा, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर रह सकता है वापस, क्या दिक्कत है, ब्रेस्ट फीडिंग तो कर ही सकता है, कहाँ दिक्कत आ रही है, नहीं कर सकते ना, तो रीस्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर 24 आवर्स, 18 to 24 आवर्स, रीस्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग या फीडिंग आफ्टर 18 to 24 आवर्स, रीस्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बोल दो या फीडिंग बोल दो, आफ्टर 18 to 24 आवर्स, ठीक है, एंड एवरी टाइम बर्पिंग, एंड बर्पिंग, BURPING, बर्पिंग एवरी टाइम, समझ में आ गई कि बर्पिंग क्या होती है, बर्पिंग तो बताइए ना, अरे बच्चे को ऐसे लेकर ऐसे पीछे से थपथपाते हैं, ठीक है, उसका गैस्ट्रिक जो गैस है ना, एयर है, वो निकाल रिलीज हो जाएगी, ठीक है, डकार आ जाएगी बच्चे को, ठीक है, बर्पिंग करना है, हाँ भाई। इंस्पेक्शन ऑफ सर्जिकल साइट, इंस्पेक्शन ऑफ सर्जिकल साइट, इंस्पेक्शन ऑफ सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट चेक करना रहता है, ठीक है, इन्फेक्शन ना हो जाए। लिखा, हाँ जी, अरे ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर का ही पार्ट है, ये वाला पोस्ट ऑपरेटिव केयर का ही था। अब लिख लो एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है इस पेशेंट पर, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पायलोरोटोमी, पायलोरोटोमी का जो कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पायलोरोटोमी इज पायलोरोस्पाज्म, इज पायलोरोस्पाज्म, पायलोरोस्पाज्म, अगर आपने पायलोरोटोमी किया और उसमें स्पाज्म हो गया किसी इन्फेक्शियस कारण से या कोई और कारण से, ठीक है, तो ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो सकती है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, विच इज कॉज्ड बाई रिगर्जिटेशन, लिखो इसमें
ये क्यों हो सकती है? विच इज कॉज्ड बाई रिगर्जिटेशन। जो फ्लूइड कंटेंट या कुछ फूड कंटेंट बार बार वापस आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वहां मसल लेयर जो जिसमें इंसिजन लगाया था उसमें स्पाज्म हो सकता है, ठीक है, उसमें हो सकता है स्पाज्म। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या दोगे आप? ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोरोस्पाज्म, PYLOROSPAS, पाइलोरोस्पाज्म, वही सेम एट्रोपिन थेरेपी। एट्रोपिन कितना देना होता है? mg/kg, ठीक है। क्या देना होता है? आईवी। कैसे देना होगा? ठीक है, वही थेरेपी से वापस इसको सही करोगे आप, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट या एट्रोपिन जो है, ठीक है। समझ में आई? नहीं आई? बंद करो दुकान, इसको बंद करो।